हाँ, मैं कहता हूँ कि मैंने यह ऐलान किया था कि जो जीतन राम मांझी का जीभ काट के लाएगा, मैं उसको 11 लाख रुपया इनाम भी दूंगा और उसका मैं जीवन भर भरण पोषण भी करूँगा। लेकिन इसके पीछे मेरा कोई आतंकवादी वाला, गजेंद्र झा कोई आतंकवादी नहीं है, ना ही गजेंद्र झा कोई क्रिमिनल है, ना ही मैं विक्षिप्त हूँ, और ना ही मैंने किसी के दबाव में आके कोई बात कही थी। सैकड़ों की संख्या में पुलिस बल खोजने लगे, पुलिस के प्रशासन के डर से, मांझी जी के प्रभाव से, राजनीतिक साजिश के तहत मेरे अपने मित्र लोगों ने मुझसे बात करना छोड़ दिया। मेरा कोई फ़ोन नहीं उठाता था, ना फ़ोन कोई मुझे करता था। लगातार दिन रात मुझे पुलिस के कॉल्स आते थे, मेरे घर पे धमकी दी जाती थी, चैनलों के माध्यम से कहा जाता था गजेंद्र झा को टुकड़ा टुकड़ा कर दिया जाएगा, बम से उड़ा दिया जाएगा, गोली मार दिया जाएगा। क्योंकि राजनीति सच्चे लोगों का नहीं है, राजनीति अच्छे लोगों का नहीं है, राजनीति सामान्य लोगों का नहीं है, राजनीति गरीबों के लिए नहीं बना। मांझी जी से लड़ते हुए, मांझी जी से क्या, मैं यूँ कहूँ कि न्यायालय में केस लड़ते हुए जब 1 साल बीत गया, फिर कई बार ऐसा दौर आया जब लगता था कि खुद को सरेंडर कर दूं और जेल के सलाखों में ही चला जाऊं, क्योंकि यहाँ कोई किसी का साथ देने वाला नहीं है और न्याय प्रणाली से भी विश्वास टूटने लगा था, डगमगाने लगा था। घर से दूर रहना, गुमनामी में रहना, पूरे एक ऐसे व्यक्ति से आपकी लड़ाई हो रही जो बिहार का राजा रहा है। और यही वक्त होता है जब आदमी टूटता है, बिखरता है और गलत रास्ते पे चला जाता है। इसीलिए मैं यह कहना चाहूँगा, जब इम्तिहान बहुत बढ़ जाए, जब संघर्ष बहुत बढ़ जाए, जब कुछ ना दिखे, दिखना बंद हो जाए, वैसे वक्त में आप आंख बंद करके गंभीर हो जाए, मुट्ठियों को बंद करके और सिर्फ एक बात कहें कि नहीं, मैं कमज़ोर नहीं हूँ, मैं कर सकता हूँ। और विश्वास मानिए, यही वो एक लाइन होता है, एक पंच लाइन होता है जो आपको ज़िंदगी में हारने नहीं देती है। नमस्कार, मैं गजेंद्र झा। वैसे तो मुझे नहीं लगता कि गजेंद्र झा अब क्या है, कैसे है, ये बताने की आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि गजेंद्र झा लाइब्रेरी में रखा हुआ वह निःशुल्क पुस्तक है जिसे कोई भी पढ़ के और जान सकता है। लेकिन फिर भी ज़िंदगी बाइट्स के माध्यम से मैं कुछ ऐसी चीज़ें ज़रूर बताना चाहूँगा, ऐसे अनछुए पहलुओं पे ज़रूर मैं प्रकाश डालना चाहूँगा जहाँ से ज़िंदगी का जो कठोर से कठोर, आप कह सकते हैं कि सबक मैंने सीखा है, चाहूँगा जो मेरे युवा साथी हैं वो मेरे सबक से सबक लेके और संभलने का प्रयास करें। मेरी प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा आर्मी स्कूल से हुई, जिसमें मैं दिल्ली, मथुरा, कई जगहों पे रहा, क्योंकि मेरे पिताजी आर्मी में थे। उसके बाद आर्मी स्कूल से निकलने के बाद एक जो सामान्य परिवार से निकला हुआ व्यक्ति होता है, मुझे ऐसा लगता है शायद वह संघर्षों में ही जीता है और संघर्ष करते हुए ही शायद वह सफल भी होता है। मेरी ज़िंदगी भी संघर्ष, मैं ये कह सकता हूँ कि कभी कभी शायद भगवान भी थक जाते होंगे मेरा इम्तिहान लेते हुए, और मैं भी इम्तिहान देते देते विचलित तो कई बार मैं भी हो ही जाता हूँ। इंसान है, इंसान विचलित होता है। मैंने इंजीनियरिंग किया, MBA किया। राजनीति में मेरा जो पॉलिटिक्स में मेरी रुचि बहुत बचपन से थी। जब आर्मी स्कूल में मैं प्रारंभिक दौर में था, बहुत छोटे हम लोग ऐसे लिखा करते थे, निबंध लिखा करते थे। उस समय में मैं लिखा करता था, आई वॉन्ट टू बी अ पॉलिटिशियन। तो एक जो बचपन का मतलब 10-12 साल की उम्र में आप ऐसे लिखते हैं और तब ये लिखते हैं कि आप एक पॉलिटिशियन बनना चाहते हैं, उस समय खुद को भी नहीं पता होता है कि हम क्यों बनना चाहते हैं। अगर मुझसे कोई पूछे कि आप उस समय पॉलिटिशियन क्यों बनना चाहते हैं, तो शायद मुझे यही लगता था कि
समाज में जो कुरीतियाँ थीं, समाज में जो बदलाव की आवश्यकता थी, जो मेरे बच्चे मन को लगता था कि एक सुंदर समाज होना चाहिए, एक बदलाव की जो ज़रूरत दिखती थी मुझे कई मुद्दों पे, एक देश, इस राष्ट्र को सुंदर बनाने का जो, अपने देश को सुंदर बनाने का जो एक जज्बा था, एक सपना था, उसको साकार करने के लिए ऐसा लगता था, जब टीवी पे देखता था या और चीज़ें, तो ऐसा लगता था कि नेता ही देश को बदल सकता है। मन में यह बच्चे मन में यह एक अवधारणा बनी हुई थी और लगता था कि देश के नीति निर्धारक जो हैं, देश को बदलने वाले जो हैं, नियम कानून बनाने वाले जो हैं, वो नेता ही होते हैं। तो इसलिए नेता बनने का मन में आया। बड़ा हुआ, इंजीनियरिंग करने के बाद, MBA करने के बाद टाइम्स ऑफ इंडिया में नौकरी की। टाइम्स ऑफ इंडिया में नौकरी करते हुए जब 1 साल बीत गया, पता ही नहीं चला कि जो बचपन से एक लक्ष्य था कि पॉलिटिक्स में जाना है, इस राष्ट्र के लिए कुछ करना है, बचपन में एक चीज़ गजेंद्र झा की क्लियर थी। मुझे लगता था कि मैं अन्य लोगों की तरह एक बीवी 2 बच्चों में नहीं खोना चाहता था। कई लोग मुझे पूछते हैं कि आपने विवाह क्यों नहीं किया अब तक। इसका यही कारण था कि मैं चाहता था कि एक बीवी और 2 बच्चे, ये तो सबकी कहानी है, मुझे इन सब से हट के इस राष्ट्र के लिए कुछ करना है। और उसमें मेरे मन में शायद यह आता होगा कि मैं अगर पारिवारिक बंधन में बन जाऊंगा तो शायद देश के लिए खुल के, या वो समर्पण, या वो जो मजबूती से कुछ निर्णय जीवन में कठोर निर्णय लेने होते हैं, शायद वो ना ले पाऊँ। इसलिए मैंने विवाह ना करने का फैसला किया। और जब मैं टाइम्स ऑफ इंडिया रांची में था, उसी समय में मेरे दिमाग में यह आने लगा कि अगर मैं नौकरी करता रह जाऊंगा तो शायद जो मेरे सपने हैं, जो मेरा संकल्प है, उसे पूरा नहीं कर पाऊंगा। टाइम्स ऑफ इंडिया को रिजाइन दिया, फिर से पॉलिटिकल साइंस से पटना में एडमिशन लिया, पॉलिटिकल साइंस से ग्रेजुएशन किया, फिर से PG किया, अभी PhD कर रहा हूँ पॉलिटिकल साइंस से ही। और साथ ही साथ मैं बाल जीवन में ही विद्यार्थी परिषद से, विश्व हिंदू परिषद से, बजरंग दल से, दुर्गा वाहिनी से, RSS से जुड़ गया। चूँकि बचपन से मेरा हिंदू धर्म में, मैं हिंदू हूँ, और ये कहते हुए मुझे ज़रा सा भी संकोच नहीं होता कि हिंदू धर्म में मेरी बड़ी अडिग आस्था है और वो अटूट है। इसी नाते मुझे कई लोग प्रखर राष्ट्रवादी भी कहते हैं, कई लोग मुझे कट्टर हिंदू भी कहते हैं। अब मुझे ज़रा सा भी इसमें संकोच नहीं होता, मैं तो कहता हूँ कि हाँ, मैं कट्टर हिंदू हूँ। और मैं आग्रह भी करता हूँ, अगर आप हिंदू हैं तो अपने धर्म के प्रति आपकी आस्था होनी चाहिए। आप हिंदू हैं तो आपकी सनातन धर्म में निष्ठा होनी चाहिए, और आपकी सनातन धर्म में और हिंदुत्व में आस्था और निष्ठा है, यह दिखनी भी चाहिए। मैं तो कहता हूँ, खुलेआम कहता हूँ, और मुझे इसमें संकोच भी नहीं है और भय भी नहीं है। मैं बहुत कम समय में ही, विद्यार्थी काल में ही भाजपा का मैं सदस्य भी हो गया। 2000 में जब मैं +2 में था शायद, उसी वक्त मैं भारतीय जनता पार्टी के युवा मोर्चा का मंडल महामंत्री भी हुआ। वहीं से मेरी राजनीतिक सफ़र शुरू हुई। मैं बहुत कम उम्र से सामाजिक सेवाओं में लगा रहा, राष्ट्रीय मानवाधिकार के लिए काम करते रहा। आज भी मैं राष्ट्रीय मानवाधिकार के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कार्य करने वाली कई संस्थाएं हैं, जिनमें से एक का तो मैं राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी हूँ। और सिर्फ भारत ही नहीं, कई देशों में मैंने काम किया। राष्ट्रीय मानवाधिकार के लिए भी मैंने कई देशों में काम किया। राजनीतिक तौर पे एक मजबूत, आप कहें कि मैं निर्णय ले सकूं, उस निर्णय के लिए कई आयाम ऐसे आए, कई मोड़ ऐसे आए, जब ऐसा लगता था कि एक सामान्य आदमी के लिए तो राजनीति है ही नहीं। मन में पहले लगता था, एक चीज़ मैं बड़े बेबाकी से कहना चाहता हूँ, अगर कोई मुझे पूछे कि मेरी नज़र में आज राजनीति क्या है, तो मैं स्पष्ट तौर पे कह सकता हूँ कि 100 साल पुराने गटर में 100 दिन सरवाइव करना और आज के मॉडर्न पॉलिटिक्स में 1 दिन सरवाइव कर जाना, दोनों बराबर ही है। बड़ा कठिन है, कांटों से भरा यह दौर है, दामन कभी भी गंदा हो जाता है इसमें।
सामान्य आदमी के लिए नहीं है। राजनीति सामान्यतः लगता है कि ये राजा राजवाड़ों के लिए है। अगर एक गजेंद्र झा जैसे सामान्य व्यक्ति राजनीति करना चाहता है तो विश्वास मानिए तलवार की नोक पे ही कर सकता है। आप तलवार की नोक पे खड़े होकर राजनीति कर सकते हैं। तलवार की धार पे आपको चलना होगा। अपने ही लहू से आपको कई बार हाथ धोना होगा। अपनी आत्मा को कई बार कपड़े की तरह निचोड़ देना होगा। कभी कभी मन ऐसे टूटता है जैसे कोई कांच टूट जाता है बिखर के ज़मीन पे। कभी कभी ऐसा लगता है जैसी अपनी ही विचारधारा, अपना ही सिद्धांत, अपनी ही एथिक्स, अपने ही बनाए हुए आपके जो रास्ते हैं, नियम कानून हैं। कभी आपने जैसे देखा होगा कि जब गन्ने का हम रस पीते हैं तो वो जो गन्ना का रस बनाने वाला व्यापारी होता है वो पूरा वो गन्ने को मशीन में डालने के बाद जब कुछ नहीं बचता, उसका जो वेस्ट प्रोडक्ट उसको भी एक बार जोर से घुमा देता है, इस कदर निचोड़ता है। वैसे ही दिल, दिमाग, आत्मा, मन वैसे ही इस कठिन दौर में अपने ही विचारधाराओं में उसी तरह से निचोड़ा जाता है। व्यक्ति, मैंने जो सीखा है राजनीति में और देखा है, मेरा अनुभव यह कहता है, आप अगर सिद्धांतवादी हैं और सत्य के रास्तों पे चल रहे हैं तो आपको हर पल परीक्षा देने के लिए, अग्नि परीक्षा देने के लिए आपको हर पल तैयार तो रहना ही पड़ेगा। मैं राजनीति के दौर में ही जब मैं भारतीय जनता पार्टी में आया तो मैंने भारतीय जनता पार्टी को कई बार यह लिख के भी दिया कि मैं आजीवन, पूर्णकालिक का अर्थ होता है कि अपने परिवार को छोड़ के, शादी विवाह ना करके पूरा जीवन भारतीय जनता पार्टी को समर्पित करना। मैं पूर्णकालिक तौर पे भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करना चाहता था। 2021 की बात है, दिसंबर की। अचानक से हमारे भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन में एक नेता थे, हम पार्टी के, जो बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री भी थे, जीतन राम मांझी। वो जो एक दौर था, वो इसलिए मैं इसकी चर्चा कर रहा हूँ कि ज़िंदगी में वो एक डरावना सपना था जो मैंने बड़े बेबाकी और ईमानदारी से किसी चीज़ का जवाब दिया। और जो कहते हैं हम कि सत्य की परीक्षा बड़ी कठोर होती है, तो कैसे मेरी परीक्षा हुई और कैसे दिल को दहलाने वाला या आत्मा को कपा देने वाला, मैं उन चीज़ों को याद करता हूँ तो कभी कभी पूरी रात जगता हूँ। भारतीय जनता पार्टी में मेरा रहना या उससे जुड़ना मेरा इसलिए था क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि भारतीय जनता पार्टी ही एक ऐसी पार्टी है जो हिंदुत्व के लिए काम करती है। ऐसा लगता था हमारे इष्ट को, हमारे सनातन धर्म को, हमारे राम प्रभु को अगर कोई सम्मान देता है, उनके प्रति अगर किसी की निष्ठा है तो भारतीय जनता पार्टी की है। मुझे ऐसा लगता था कि युवाओं को सच्चे मायने में राष्ट्र से अगर कोई जोड़ सकता है तो भारतीय जनता पार्टी ही जोड़ती है और वही जोड़ेगी। इसलिए मैं उनसे जुड़ा। मैं अगर अपने जीवन में व्यक्तिगत तौर पे किसी संस्था से बहुत ज़्यादा प्रेरित हुआ तो भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस से हुआ, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से हुआ। किसी व्यक्ति से बहुत ज़्यादा प्रेरित हुआ तो स्वामी विवेकानंद जी से हुआ। इन्हीं चीज़ों को आदर्श मानते हुए जब मैं भारतीय जनता पार्टी में आया और जब मैंने देखा कि अपने गठबंधन में रहने वाले लोग भी अपने इष्ट भगवान को गाली देते हैं, हिंदुत्व को, जीतन राम मांझी ने बड़े कई बार ऐलान करके बोला कि वो राम को भगवान मानते ही नहीं हैं। उन्होंने कई बार बोला कि सीता माता काल्पनिक है, माँ जानकी काल्पनिक है। उन्होंने कई बार बोला हिंदू विश्व का सबसे घटिया और कमज़ोर धर्म है। जो ब्राह्मण का सदैव से भारत में, या इस आप कहें कि सनातन धर्म में सदैव से बड़ा उच्च स्थान रहा, उन्होंने उसको भी गाली दिया। मैं सनातनी भी हूँ, हिंदू भी हूँ, मैं राम प्रभु को अपना इष्ट भी मानता हूँ, मैं मधुबनी मिथिला से हूँ इसलिए माँ जानकी मेरी माँ भी है, मैं देवी मानते हैं हम। जब उन्होंने ब्राह्मणों को भी गाली दिया तो मेरे मन में जो मेरा एक आप कहें कि मेरी जो आत्मा है वो इस चीज़ को गवाह नहीं दे रही थी कि मैं इसको बर्दाश्त कर जाऊं। भारतीय जनता पार्टी के सभी बड़े नेताओं की तरफ मैं आप कहें कि बिल्कुल एक आशान्वित नज़रों से देख रहा था
कि ये लोग जवाब देंगे, माझी जी को ये कुछ कहेंगे कि भाई हम तो राष्ट्रवादी हैं, हिंदू हैं, हम सनातन धर्म की बात करते हैं और आप हमारे साथ में हैं, इसीलिए आप इनको गाली अगर देते हैं तो जो जनता है उसके मन में यह प्रश्न आएगा कि जिस भगवान के नाम पे, जिस हिंदू के नाम पे, जिस राष्ट्रवाद के नाम पे हमने यह पार्टी खड़ी की है, हमने यह जनमत खड़ा किया है, आज जो भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी है, उस पर संदेह होगा। तो मुझे लगता था कि कोई ना कोई बड़ा व्यक्ति आके भाजपा का माझी जी को मना करेगा। जब किसी ने मना नहीं किया तो मैं यह जानता था कि माझी जी की पार्टी हमारे गठबंधन में है, वो बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, मजबूत नेता हैं, उनके पुत्र अभी बिहार सरकार में मंत्री भी हो गए हैं। तो लगता था कि ये मजबूत लोग हैं, बड़े लोग हैं, इनके खिलाफ कुछ बोलूँगा तो मेरे खिलाफ एक्शन हो सकता है, मुझे यह भारी पड़ सकता है। लेकिन इन सब चीज़ों को दरकिनार करते हुए जब मेरी आत्मा नहीं मानी तो मैंने आप ये कह सकते हैं कि जब मैंने देखा कि सही रास्ते वो नहीं आ रहे हैं तो गलत रास्ते से जो उनके भाषा में मैंने जवाब देने की कोशिश की थी। तो मैंने कहा था, मुझे पूछा गया, आपके यहाँ भी कई लोग मुझे कहते हैं कि आपने क्यों कहा। मैं कहता हूँ कि मैंने यह ऐलान किया था कि जो जीतनराम माझी का जीभ काट के लाएगा मैं उसको 11 लाख रुपया इनाम भी दूंगा और उसका मैं जीवन भर भरण पोषण भी करूंगा। लेकिन इसके पीछे मेरा कोई आतंकवादी वाला, गजेंद्र झा कोई आतंकवादी नहीं है, ना ही गजेंद्र झा कोई क्रिमिनल है, ना ही मैं विक्षिप्त हूँ और ना ही मैंने किसी के दबाव में आके कोई बात कही थी। मेरा एक ही लक्ष्य था कि आप जिस राष्ट्र में रहते हैं उस राष्ट्र का सम्मान कीजिए। आप जिन लोगों का मत लेके नेता बने हैं आप उन लोगों के भावनाओं का ख्याल कीजिए। आप तोड़ने की आप नेता हैं, आप तोड़ने की नहीं, विखंडित करने की नहीं, आप जोड़ने की राजनीति कीजिए, समावेश कीजिए, सबको साथ में लेके चलने का प्रयास कीजिए। लेकिन माझी जी मेरी बात को शायद नहीं समझे और मेरे ऊपर हरिजन एक्ट में केस करवाया गया। एक सामान्य परिवार का सामान्य लड़का जिसके ऊपर कभी कोई एक पुलिसिया आप कहें कि शिकायत भी दर्ज नहीं हुई थी, अचानक उसके ऊपर दर्जनों हरिजन एक्ट में केस होने लगे, सैकड़ों की संख्या में पुलिस बल खोजने लगे। पुलिस के प्रशासन के डर से, माझी जी के प्रभाव से, राजनीतिक साजिश के तहत मेरे अपने मित्र लोगों ने मुझसे बात करना छोड़ दिया। मेरा कोई फ़ोन नहीं उठाता था, ना फ़ोन कोई मुझे करता था। लगातार दिन रात मुझे पुलिस के कॉल्स आते थे, मेरे घर पे धमकी दी जाती थी, चैनलों के माध्यम से कहा जाता था गजेंद्र झा को टुकड़ा टुकड़ा कर दिया जाएगा, बम से उड़ा दिया जाएगा, गोली मार दिया जाएगा, काट के फेंक देंगे, उसका सर काट देंगे। कई तरह की बातें होती थी। भारत जैसे देश में जहाँ कानून के काम करने का एक अपना तरीका है, हर चीज़ में वक्त लगता है, न्याय एक सामान्य आदमी को न्याय तो यहाँ मिलती है लेकिन देर इतना हो जाता है कि आदमी टूट जाता है। दिसंबर में जो मेरे ऊपर केस हुआ सिविल कोर्ट से, तो मुझे न्याय नहीं मिल पाया, उन लोगों ने मेरा केस रिजेक्ट कर दिया, फिर हाई कोर्ट में आया। मैं एक व्यवसायी भी हूँ, लगभग 1500 लोग हमारे साथ काम कर रहे थे। SG सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड के नाम से मैंने जो शुरुआती में एक बात कही थी कि टाइम्स ऑफ इंडिया मैंने छोड़ा, उसके बाद मैंने अपना एक व्यवसाय खड़ा किया। मन में लगता था कि अपना परिवार हर कोई चलाता है, मुझे कई परिवारों को चलाना है, ये समाज मेरा है, युवाओं के लिए कुछ करना है। यह सोच के एक व्यवसाय स्थापित किया और लगभग 1500 लोगों को रोजगार दिया उसमें। जब कोरोना का समय आया 19 में, तो कई व्यवसायों को जैसे नुकसान हुआ, मैं भी करोड़ों रुपया के नुकसान में चला गया। एकदम कहते हैं घुटने पे आना। उसके बाद माझी जी से टकराहट हुई और केस हो गया। भारतीय जनता पार्टी ने बड़ी निर्दयता से
मेरे किए हुए वर्षों के काम को नहीं देखा और मुझे निकाल दिया बाहर पार्टी से। मैंने एक बार भी भाजपा के लोगों से ये नहीं पूछा। मैं तो सबको, अमित शाह जी तक सबको मैं व्यक्तिगत तौर से जानता हूँ, लोग मुझे व्यक्तिगत तौर से जानते थे क्योंकि बड़े लंबे 25-26 वर्ष से पार्टी में था, बचपन से पार्टी में था। आप यूँ कहें मेरा बचपना, मेरी जवानी सब कुछ भाजपा में ही बीती। जब यह केस हुआ तो अचानक ऐसा लगा जैसे हजारों सूरज के बीच में भी बिल्कुल अकेला था और अंधेरे में था। चौराहे नहीं, पता नहीं कितने चौराहे एक साथ दिखते थे, रास्ता कुछ नज़र नहीं आता था। बार बार ऐसा लगता था जैसे रातों को नींद से जगता था तो लगता था जैसे कि पता नहीं कब पुलिस आएगी, पकड़ के ले जाएगी, सलाखों के पीछे रहूँगा, गुमनामियों में खो जाऊँगा। पुलिस के डर से भागना पड़ता था। महीना भर जब घर से बात नहीं होती थी तो कभी किसी और नंबर से या कैसे माँ से बात होती तो माँ यह पूछते पूछते रो देती थी कि कैसे हो। मैं उस वक्त जीवन के एक ऐसे मोड़ पे था जिसमें मैं माँ को फ़ोन पे ये नहीं कह सकता था कि मैं कहाँ हूँ और क्या कर रहा हूँ। एक बेटा के लिए इससे दर्दनाक और क्या हो सकता है। मेरे साथ साथ मेरे पूरे परिवार ने इस वेदना को झेला। मेरे जिसे लोग अपने कहते हैं या जिनको मैं अपना कहता रहा, जब संघर्ष का वो काला दौर आया तो अगल बगल में कोई नहीं दिखता था। अंधेरे में तो कहते हैं परछाई भी नहीं। किताबों में पढ़ता था कि जब अंधेरा होता है तो परछाई भी साथ छोड़ देती है। नज़दीक से अपना सब सारा बनाया हुआ साम्राज्य को मैंने एक एक करके अपनी आंखों के सामने ये केस मुकदमा लड़ते हुए, खुद से टूटते हुए, बिछड़ते हुए देखा। जो सब मैंने अपना बनाया था मेरे आंखों के सामने वो टूटा, वो मुझसे छूटा। अपने बनाए हुए साम्राज्य को अपने सामने बिखरते हुए देखा। इन सब के बीच में अगर कोई सबसे कमज़ोर करने वाली चीज़ रही तो वो ये रही, एक राजनीतिक व्यक्ति दिन रात समाज के लिए काम करता है, हजारों लाखों लोगों से मिलता है। मुझ जैसा व्यक्ति, मैं अभी तक अपने जीवन में 17 बार रक्तदान कर चुका हूँ। मैं अपने लगभग हर जन्मदिन पे रक्तदान करता हूँ। लेकिन फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, ट्विटर पे, सोशल मीडिया पे, यूट्यूब पे करोड़ों लोग मुझे कहते थे कि मैं आपके साथ हूँ। शायद वो होंगे भी, लेकिन फेसबुक पे खड़ी एक बहुत बड़ी भीड़ आपके बगल में खड़ी होकर आपको तसल्ली नहीं दे सकती, आपका हौसला अफजाई नहीं कर सकती। अकेला लड़ा। अगर साथ कोई रहा तो माँ का आशीर्वाद रहा, पिता का मनोबल रहा, और कोई नज़र नहीं आया इसके अलावा। चीज़ों को याद करता हूँ तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं, मन कांपता है। कितनी चीज़ें बताऊँ मैं। एक सामान्य आदमी एक ललक लेके चला था मन में, नीचे से उठा हुआ आदमी। मैं एक फौजी का बेटा, सामान्य घर से निकला। पहले संघर्ष किया अपने बिजनेस को खड़ा करने का, व्यवसाय को खड़ा करने का। व्यवसाय खड़ा किया, राजनीति में आया, जो कमाया समाज सेवा में लगाया।
इतने ही बड़े जीवन में कई बार ऐसा लगा जैसे मौत से रूबरू हुआ। जिंदगी कम और मौत से ज़्यादा बातें हुई। सफल कितना हुआ ये तो ज़माना तय करेगा, ये तय करने का मुझे हक भी नहीं है। लेकिन हर एक सफलता के पीछे हजारों विफलताएं सामने आईं, और ऐसे आईं जो हर बार मजबूर कर देती थी। लगता था जैसे गला पकड़ के पीछे ठेल रही है और कह रही है तू इसके लिए नहीं बना है। क्योंकि राजनीति सच्चे लोगों का नहीं है, राजनीति अच्छे लोगों का नहीं है, राजनीति सामान्य लोगों का नहीं है, राजनीति गरीबों के लिए नहीं बना। आज की जो आधुनिक राजनीति है उसमें आपको स्वाभिमान को ताक पे रखना होगा, अपने विचारधाराओं को दरकिनार करना होगा, तलवार चाटने का हुनर आना चाहिए। गजेंद्र झा एक स्वाभिमानी व्यक्ति है, ऊपर से सनातनी। बिहार के जातिवाद वाली राजनीति में मैं एक ऐसे समाज से आता हूँ जो उपेक्षित है, राजनीति में आजकल जगह नहीं है। और तब भी संघर्ष अगर आप करते हैं तो निश्चित तौर पे आपकी जो संघर्ष की कथा है वो बड़ी लंबी हो जाती है। इस संघर्ष का सुबह नज़र नहीं आता है। मांझी जी से लड़ते हुए, मांझी जी से क्या मैं यूँ कहूँ कि न्यायालय में केस लड़ते हुए जब 1 साल बीत गया, फिर कई बार ऐसा दौर आया जब लगता था कि खुद को सरेंडर कर दूं और जेल के सलाखों में ही चला जाऊं, क्योंकि यहाँ कोई किसी का साथ देने वाला नहीं है। और न्याय प्रणाली से भी विश्वास टूटने लगा था, डगमगाने लगा था। घर से दूर रहना, गुमनामी में रहना, पूरे एक ऐसे व्यक्ति से आपकी लड़ाई हो रही जो बिहार का राजा रहा है, मुख्यमंत्री रहे हैं, उनके साथ पूरी की पूरी सरकार है, आप अकेले पड़े हुए हैं, कोई देखने वाला नहीं है। महंगी, ऐसा लगता था जैसे न्याय भी बड़ी महंगी हो चली है, न्याय भी केवल विशेष लोगों के लिए रह गया, ऐसा प्रतीत होने लगा था। मन टूटने लगा था। बिखर एक फौलादी इंसान, एक प्रचंड कलेजा का सनातनी गजेंद्र झा, ऐसा लगा जैसे अब वो टूटने लगा है। हाँ, एक चीज़ मैं बड़े मजबूती से कहूँगा और फ़ख्र से कहूँगा, देश के सिर्फ बिहार ही नहीं, मेरे मिथिला के ही नहीं, बिहार के साथ साथ पूरे देश के युवाओं ने सोशल मीडिया के माध्यम से कभी मेरा साथ नहीं छोड़ा, आज भी नहीं छोड़ा। आज भी मेरी माँ जो धमकियाँ मुझे मिलती थी उनको याद करती है तो वो रो देती है। आज भी परिवार सहम उठता है। अंततः 2023 में जाके मुझे हाई कोर्ट से सभी केसों से बरी कर दिया गया। 2023 के अप्रैल में, इसी साल अप्रैल में मुझे सभी केसों से बरी कर दी गई। भारत के न्याय प्रणाली में फिर से मेरी आस्था भी हुई। मुझे लगा कि नहीं, देर जो लगे, परीक्षाएं जितनी भी हो जाएं, लेकिन सत्यमेव जयते जो हम कहते हैं उसमें मेरा विजय भी हुआ। लेकिन यहाँ तक की यात्रा जो हुई वह बड़ा कठिन रहा। आप कितने भी, जब आप संघर्ष के दौर में होते हैं, कितनी भी आप महंगे जूते क्यों न पहन लें, ऐसा लगता है जैसे जूतों में कांटा लगा ही हुआ है, वो कांटे नहीं निकलते हैं। संघर्ष का जब दौर आता है, मैं अपने युवा साथियों को अपने ज़िंदगी के जो तजुर्बे हैं खट्टे मीठे, उनसे लेने के बाद एक चीज़ तो मैं ज़रूर कहूँगा, अगर आप हार नहीं माने तो आपकी हार नहीं हो सकती है। दुनिया का कोई ऐसा शख्स, कोई ऐसी परिस्थिति, कोई ऐसी समस्या नहीं है, अगर आप उस पर विजय प्राप्त करना चाहें तो नहीं होगा, ऐसा नहीं है। मैं सामान्य शब्दों में ये कहना चाहूँगा कि
जब गजेंद्र झा अपनी समस्याओं से जीत सकता है तो हर कोई जीत सकता है, क्योंकि इससे ज़्यादा मैं क्या कहूँ, मेरे अपने घर में जब बुरा वक्त आया, मेरे अपने घर में भी मैं प्रताड़ित होता था, और इतना प्रताड़ित होता था, कई बार जीवन में ऐसा भी लगता था कि शायद अब ये आखिरी रात है, अगली रात फिर देख पाऊँगा कि नहीं देख पाऊँगा। ऐसा भी कई बार मन में विचार आया। कभी कभी ऐसा भी लगता था जैसे सब कुछ छोड़ दूं, मैं इन चीज़ों के लिए बना ही नहीं हूँ। जब राजनीति में मुझे प्रताड़ित किया गया तो इतना प्रताड़ित किया गया, इतना तोड़ा गया, इतनी साजिशें हुई, लगता था कि जैसे मैंने कोई अपराध कर दिया है। मैं राजनीति में रहते हुए भी मानवाधिकार के लिए लगातार काम करता रहा। जब मैं मानवाधिकार के लिए काम करता था, लोगों के बीच में जाता था, उनके दर्द को, उनकी कहानियों को, उनकी वेदनाओं को सुनता था, तो वो मेरे लिए मरहम का काम करती थी। फिर मैं अपना दर्द भूल जाता था। उस समय ये लगता था कि नहीं, मेरा दर्द अभी छोटा है, इन लोगों के लिए कुछ करना है। फिर अपनी पीड़ा को भूल के उनके दिन कैसे अच्छे होंगे, उनका कष्ट कैसे दूर होगा, उनके लिए मैं क्या कर सकूँगा। झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले लोग, प्रताड़ित महिलाएं, ऐसे युवा जो डिप्रेशन में जा रहे हैं, उन लोगों के नेगेटिव थॉट से भरे हुए हैं, ऐसा समाज जिसने सूरज का रोशनी ही नहीं देखा, उन लोगों के लिए जब मैं देश विदेश में जाके काम करता था, तब मुझे फिर प्रेरणा मिलती थी। आप पूछें गजेंद्र झा के सफलता के का या उसका अगर कोई प्रेरणा है, तो इस देश का हर वो दबा कुचला हुआ व्यक्ति, हर वो प्रताड़ित व्यक्ति मेरी प्रेरणा है, जिनके दर्द को देखकर मुझे सबलता मिली, मेरा मनोबल बढ़ा, और ना हारने का जो एक, आप कह सकते हैं, ना हारने का जो एक संकल्प मन में बार बार पैदा होता था, वो उसी से पैदा होता था कि नहीं, मुझे कुछ करना है। कई बार जब मन में यह विचार आया कि अब छोड़ के चला जाऊं, तो अंदर से एक आवाज़ आती थी, ये जो लाखों देश के जो लाखों युवा हैं जो मुझे अपना आइकॉन मानते हैं, अगर मैं हार गया तो ये सभी हार जाएंगे। तो इन युवाओं का जो मुझसे उम्मीद था, वो उम्मीद मुझे कभी टूटने नहीं दिया। इन युवाओं के उम्मीद पे खड़ा रहने की जो एक मन में निष्ठा थी, मन में एक संकल्प था, उसने भी कई बार टूटने से मुझे बचाया। अब पीछे मुड़ के अगर पारिवारिक जीवन को देखता हूँ तो बहुत धुंधला दिखता है। भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से मेरे साथ इकलौता व्यवहार किया, अगर उसकी चर्चा करता हूँ और उसको देखता हूँ, तो फिर मन में एक प्रश्न आता है, इतना सब किसके लिए किया, क्यों किया? क्योंकि जिस विचारधारा से मैं खींच के पार्टी के प्रति गया था, वो विचारधारा तो अब उस पार्टी की भी नहीं रही। क्योंकि वही लोग जो भगवान को गालियां दे रहे हैं, वही लोग जो हिंदुत्व को कमज़ोर बता रहे हैं, वही लोग जो सनातन धर्म को नहीं मानते, वही लोग जो आपके इष्ट को नहीं मानते, आज उन्हीं लोगों के साथ तो आप भी राजनीति कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी भी गठबंधन करके बैठी पड़ी है। फिर लगता है, कापर करो सिंगार पिया मोरे आन्हर रे, ये जो एक लाइन है वह यथार्थ होता है कि हमाम में सभी नंगे हैं। किसी को विचारधारा के प्रति या कार्यकर्ताओं के संवेदना के प्रति कोई गंभीरता नहीं है, चाहे पार्टी कोई भी हो, सिर्फ और सिर्फ सत्ता की राजनीति में लगी हुई है। तब मुझ जैसा एक प्रखर विचारधाराओं से ओतप्रोत प्रखर राष्ट्रवादी इंसान फिर खुद के ही प्रश्नों में इस कदर उलझ जाता है, जहाँ से ज़िंदगी बिल्कुल घिरी हुई और धुंधली धुंधली सी दिखने लगती है।
लेकिन हाँ, इतना ज़रूर कहूँगा, अगर आप में संघर्ष करने की असीमित क्षमता है तो सफलता एक न एक दिन आपके पास तो चल के खुद चली आएगी। मैं अपने जीवन से यह सीख के कह सकता हूँ, जिस तरह की झंझावातों से मैं निकल के बाहर आया हूँ, कोई भी व्यक्ति अगर संघर्ष में अपने मनोबल को जिंदा रखे, अपने सिद्धांतों से वह तुरंत ना बदले, तो देर जो भी लग जाए लेकिन सफलता भी आती है, जीत भी होता है, सत्य में विश्वास भी बनती है और निष्ठा भी कायम रहता है। इसमें कहीं कोई शंका तो नहीं है, कहीं कोई दो राय भी नहीं है। संघर्ष के उस दौर में को जब मैं याद करता हूँ तो कई चीज़ें ऐसी भी आती हैं जिनको याद करके मन अंदर ही अंदर बहुत मुस्कुराता भी है। मैं आप लोगों को बताता हूँ, मैं स्टेट लेवल का एथलीट भी रहा। जब मैं आर्मी स्कूल मथुरा में था तो मैं डिस्ट्रिक्ट और स्टेट्स खेलता था। आर्मी स्कूल के लिए बहुत प्राइज़ बटोर के लाया करता था। उस वक्त में का गजेंद्र झा और इस वक्त के गजेंद्र झा में जो एक बहुत बड़ा परिवर्तन आया वो ये आया कि पहले समझौता करना नहीं जानता था। मैं 7th क्लास में था और मुझे याद आ रहा है, मैं आर्मी स्कूल की तरफ से डिस्ट्रिक्ट खेलने के लिए 100 मीटर का 100 मीटर का मैं रनर था, धावक था। मैं सेकंड आ गया था। मेरे जो कोच थे, आलोक वर्मा नाम था उनका, उन्होंने मुझे बहुत डांटा और उन्होंने कहा कि तुम अपनी गलती की वजह से सेकंड आए हो, तुम फर्स्ट आ सकते थे, तुम्हारी वजह से स्कूल को एक गोल्ड मेडल कम मिल गया। यह बात मुझे इतनी चुभी, मैं रात को, उस समय मोबाइल का दौर था नहीं, मैं इतने बड़े परिवार से नहीं था जहाँ कि मेरे घर के अंदर लैंडलाइन और ये सब लगा हुआ हो। और जब उन्होंने मुझे डांटा उसके बाद स्कूल में 1 सप्ताह का छुट्टी हो गया। मैं कई लोगों से पहले मैंने अपने पीटीआई टीचर का, अपने कोच का घर का पता पूछा और मेरे पास उस समय साइकिल हुआ करती थी। अपने साइकिल से मैं अपने कोच के यहाँ गया और मैंने उनको पूछा, सर मैंने क्या गलती किया था? तो उन्होंने बताया मुझे कि तुमने जो दौड़ना स्टार्ट किया उसमें तुम 2-4 सेकंड लेट निकले, अगर तुम 2-4 सेकंड पहले निकलते तो तुम ये गोल्ड मेडल, क्योंकि 100 मीटर का जो रेस होता है वो कम जगह का होता है, तो निश्चित तौर पे सेकंड के 100वें भाग में जो है परिणाम का अंतर आ जाता है। उन्होंने मुझे कहा कि एक काम करो, अगर तुम सुबह 4 बजे ग्राउंड में आ जाया करोगे, क्योंकि 6 बजे से हमारा स्कूल होता था, ठंडियों का समय था, मैं 3 बजे सुबह उठ के नहा धो के तैयार हो जाता था और 3:45 में 15 मिनट पहले ग्राउंड में जाके वार्म अप कर लिया करता था। सर के आने से पहले मुझे सर ने कुछ सप्लीमेंट्स बताया होता जिसमें मुझे करेले का जूस, नीम के पत्तियों के चबा के खाना होता था और भी कई चीज़ें। तो सुबह सुबह उन ठंडियों में उठना, फिर वो करवे जूस लेना और उसके बाद फिर ग्राउंड में दौड़ना, मुझे पूरे 2 घंटे का, मतलब क्या कहूँ, जैसे घोड़े को दौड़ाया जाता होगा, मुझे चना गुड़ खिलाते थे मेरे कोच और उस तरह से मुझे एक कठिन जो आप कहें ट्रेनिंग मुझे देते। और यह सिलसिला अगले सीजन तक 6 महीने तक वो चलता रहा और नतीजा उस 6 महीने में, चूँकि 7वीं कक्षा में था, शरीर कोमल होता है बचपन में, लेकिन इतना ज़्यादा मुझे संघर्ष कराया, इतना ज़्यादा मुझे मेरे कोच ने दौड़ाया, इतना मुझे प्रैक्टिस करवाया, कहते हैं प्रैक्टिस मैन मेड परफेक्ट। तो ये एकदम से इस कदर उन्होंने मुझे, आप कहें कि ट्रेनिंग दी। जब मैं वहाँ फिर डिस्ट्रिक्ट खेलने के लिए अगली बार जब मैं आर्मी स्कूल को रिप्रेजेंट करने गया, तो मैं सिर्फ 100 मीटर में नहीं, 100 मीटर, लॉन्ग जंप, हाई जंप और जैवलिन थ्रो, इतने सारे इवेंटों में मैं गोल्ड लेके आया अपने स्कूल के लिए।
तो मुझे खुद भी नहीं लगता था कि ये सब कैसे हो गया, एक चमत्कार सा दिखता था। और उस वक्त जिस टीचर ने मुझे बेरहमी से डांटा था पिछली बार, उन्होंने मुझे अपनी गोद में उठा लिया और उनका एक लाइन था, उन्होंने कहा कि मुझे पता था कि तुम में क्षमता है, तुम कर सकते हो, तुमने काम चोरी करी थी इसीलिए मैंने तुम्हें डांटा। आप कह सकते हैं मैं बिहार से गया था, यहाँ कभी स्पोर्ट्स का वैसा माहौल नहीं रहा। जब वहाँ गया, मौका मिला तो समझ नहीं पाया था। फिर उसके बाद यह सिलसिला इस कदर चला कि मैं स्टेट तक बिल्कुल, जब भी मैं जाता था तो सभी कहते थे कि ये जो मेरा हमेशा रेड कलर का आर्मी स्कूल का एक शॉर्ट्स होता था जो हम निकर पहन के जाते थे, तो उस पर आर्मी स्कूल लिखा होता था। तो सभी जो भी दर्शक थे वो पहले कह देते थे ये लाल चड्डी वाला जो है ना, ये तो एकदम फर्स्ट आएगा। और ऐसा होता भी रहा। यूपी में एक पेपर आता था अमर उजाला, अभी भी शायद आता ही है। मैं अमर उजाला का हीरो रहा 3 साल लगातार। अमर उजाला मुझे अपने पेपर में मुझे छापती रही। सफलता, हर संघर्ष के बाद सफलता की जो एक मीठी सी प्यारी सी सुंदर सजीली कहानी होती है वह तो बड़ा रोचक होता है, उसके पीछे का संघर्ष बड़ा कठिन होता है। पर्दे के पीछे क्या हुआ संघर्ष ही पर्दे के आगे आपकी सफलता की कहानी को मजबूत करती है। जब मैं फिर आगे आया, सामाजिक जीवन में आया, तो लगातार मैंने यह तो ज़रूर बताया आप लोगों को कि मैंने संघर्ष कैसे किया। ये बात भी जानना चाहिए कि संघर्ष के बाद एक गुमनामी से निकला हुआ लड़का, एक सामान्य परिवार से निकला हुआ आदमी जिसको कोई नहीं जानता था, क्योंकि बाहर रहता था तो गांव में भी बहुत लोग नहीं जानते थे, लेकिन जब समाज के लिए काम करने लगा और समाज ने तालियां देनी शुरू की, जब समाज ने नाम लेना शुरू किया, जब लोगों के बीच में गया और लोगों ने एक्सेप्ट किया। देखिए भारत की एक बड़ी खूबसूरती है, जब समाज आपको अपना लेता है तो आपको कोई रोक नहीं सकता। फिर लगातार दुबई जाके राष्ट्रीय मानवाधिकार के लिए काम करते हुए इंटरनेशनल एक्सीलेंस अवार्ड मिला, हरिद्वार में नेशनल एक्सीलेंस अवार्ड मिला, नेशनल यूथ आइकॉन अवार्ड मिला। मिथिलांचल से हूँ, मिथिला की धरती के लिए काम करते हुए मिथिला रत्न, मिथिला विभूति, भारत श्री सम्मान मिला दिल्ली में। मतलब देश का कम राज्य ऐसा रह गया जहाँ जाके अपने लोगों के द्वारा सम्मान नहीं लिया। अभी पिछले वर्ष कल्याण में एक कार्यक्रम था जो मेरे सम्मान में आयोजित किया गया था। जब मैं वहाँ गया पूरे 15 मिनट तक मुझे लगता है कि सैकड़ों कुंटल गुलाब की पंखुड़ियाँ मेरे ऊपर लोग बरसाते रहे। तब फिर ऐसा लगता है जब ये सब आपके साथ होता है, लाखों लोग आपके लिए ताली बजाते हैं, लाखों लोग आपका नाम लेके और फिर वो जयघोष करते हैं, तब लगता है कि वो जो संघर्ष था वो सब बहुत छोटा था। तब आपके उस खुशी में वो संघर्ष कहाँ खो जाता है, खुशी के आंसुओं में दर्द के वो जो बहते हुए आंसुओं के सैलाब थे वो कहाँ खो गए वो पता नहीं चला। निश्चित तौर पे ज़िंदगी बाइट्स में ज़िंदगी के उन बातों को करते हुए शायद मैं भावुक भी हुआ हूँ, लेकिन बड़े गर्व से अब ये कह सकता हूँ, कहने के लिए इतनी कहानियाँ हैं ज़िंदगी के, ऐसे ऐसे ज्वलंत उदाहरण और सबक मेरे समक्ष हैं कि अगर कहता रहूं तो शायद कई रातें और कई दिन कम पड़ेंगे। वक्त की सीमाएं होती हैं, उनको समझना भी होता है। वक्त की यही तो खासियत है कि वो रात चाहे काली कितनी भी हो, उसका सुबह एक सुंदर निकाल के ही लाता है। युवा साथियों से मैं यह अपील भी करना चाहूँगा, एक बीवी और 2 बच्चे की कहानी हर एक इंसान की होती है, हर एक मर्द का होता है। कहानी आपकी कुछ ऐसी हो जहाँ कैमरे पे आपको कहते हुए लज्जित ना होना पड़े, लोगों के सामने अगर अपनी कहानी आप सुनाएं तो आपको गर्व महसूस हो, ऐसा कुछ करना है। मैं नहीं कहता कि आप
परिवार से मत जुड़िए, लेकिन मैं ये ज़रूर कहता हूँ सिर्फ अपने ही परिवार से मत जुड़िए, कई परिवारों को जोड़ने का काम कीजिए, कई परिवारों से जुड़िए और कई परिवारों को जोड़ कर चलिए, तब फिर जिंदगानी है और तभी फिर मर्दानगी भी है। मैं कई बार खासकर अपने पटना बिहार में भी कई बार जब मैं रोड पे चलते हुए अपने युवा साथियों को बाइक पे चलते हुए महिलाओं पे फबकियाँ कसते हुए देखता हूँ, अपने कई युवा साथियों को चलते चलते सिगरेट के धुएं में मस्त या दारू के नशे में झूमता देखता हूँ, बड़ा कष्ट होता है, पीड़ा होती है। ज़िंदगी का आनंद लेना चाहिए, क्योंकि ज़िंदगी वही है जो आपने जी लिया, लेकिन उसके पैमाने भी निर्धारित होने चाहिए। आप एक मर्द हैं और महिला का सम्मान आप नहीं कर सके, मुझे लगता है लानत है ऐसी मर्दानगी पे। आपके चलने से अगर किसी की बहन, आप रोड पे चल रहे हैं और किसी की बहन आपको देख के सहम जा रही है, मुझे लगता है आपकी ज़िंदगी पे, आपके लाइफ स्टाइल पे, आपके संस्कार पे लानत है। अपना किरदार ऐसा बनाइए, अपने किरदार को इतना जिम्मेदार बना दीजिए कि आपकी अपनी ही बहन नहीं, हर किसी की बहन जब आप सड़कों पे चले तो एक सबलता महसूस करे, गर्व से महसूस करे कि मेरा एक भाई जा रहा है, मुझ उसके होते हुए मुझे कोई भय नहीं है। इस माहौल की आज और इस संस्कार की आज युवाओं में आवश्यकता है। जब आप समाज को दिशा देने का काम करेंगे तभी आपके भी संस्कार अच्छे होंगे, समाज भी मजबूत होगा और व्यक्ति का भी निर्माण तभी होगा, क्योंकि विचार से ही व्यक्ति का निर्माण होता है। मैंने अपने इसी सिद्धांत को बचपन से ही अपने मन में बैठाया और फिर समझौता नहीं करने का ठान लिया। जब भी मन डगमगाया, जब भी कभी कभी ऐसा भी मौका आया जब लगता था कि ये जो इम्तिहान है ये समाप्त क्यों नहीं होता, ऐसा लगता था जैसे महादेव जब मतलब मुझे ऐसा लगता है कि महादेव जब इम्तिहान लेते हैं तो बहुत लेते हैं, और यही वक्त होता है जब आदमी टूटता है, बिखरता है और गलत रास्ते पे चला जाता है। इसीलिए मैं यहाँ कहना चाहूँगा, जब इम्तिहान बहुत बढ़ जाए, जब संघर्ष बहुत बढ़ जाए, जब कुछ ना दिखना बंद हो जाए, वैसे वक्त में आप आंख बंद करके गंभीर हो जाए, मुट्ठियों को बंद करके और सिर्फ एक बात कहें कि नहीं, मैं कमज़ोर नहीं हूँ, मैं कर सकता हूँ। और विश्वास मानिए, यही वो एक लाइन होता है, एक पंच लाइन होता है जो आपको ज़िंदगी में हारने नहीं देती है। और सिर्फ वही एक चीज़ है, वो आपको खुद से कहना, वो कोई दूसरा नहीं कहेगा, आपको खुद से आके कहना होता है कि नहीं, मैं कर सकता हूँ। यही जो खुद को हारते हुए गजेंद्र झा का जो एक जवाब होता था कि नहीं, मैं नहीं हारूंगा, मैं कर सकता हूँ, यही समस्या का समाधान होगा, मैं जीतूंगा, इसी ने मुझे हारने नहीं दिया। और यही कारण रहा जिससे जीत मेरी भी हुई और हर किसी की। कोई भी अगर जीतता है तो मुझे लगता है अपने मजबूत इरादों से ही जीत के बाहर निकलता है। जीत का कोई शॉर्टकट फार्मूला नहीं है, जीत का कोई अलग से कोई मंत्र नहीं है। जीत का एक ही मंत्र है, मजबूती से संघर्ष और ना हारने का संकल्प अगर आपने ले लिया तो आपको कोई हरा नहीं सकता। हराने वाला भी आपके अंदर है, जिताने वाला भी आपके अंदर है, जीतने वाले भी आप हैं और हारने वाले भी आप हैं। तय आपको ही करना है, आपको जीतना है या आपको हार जानी है, आपको इतिहास बनाना है या आपको सिर्फ इतिहास बैठ के पढ़ना है, ये तय आपको ही करना पड़ेगा। आपके बदले कोई और तय नहीं करेगा, क्योंकि सपने आपने देखे हैं, पूरे आपको ही करने होंगे।
इसके आपके बदले में किराए का कोई आदमी आके आपके सपनों को पूरा नहीं कर देगा। बस मैं अपने युवा साथियों से एक आग्रह करते हुए जाना चाहता हूँ, ज़िंदगी बाइट्स के इस मंच से सपने बड़े बड़े देखिए, तभी देश का कुछ बड़ा होगा। और बड़े सपनों को देखते हुए अपने परिश्रम को, अपने संघर्ष को इतना बड़ा बना दीजिए कि जब सपना पूरा हो तो आपको लगे कि मैंने छोटा सपना देखा था, काश मैंने कुछ और बड़ा देखा होता तो मैं वहाँ होता। हर एक व्यक्ति गजेंद्र झा से भी बहुत आगे जा सकता है अगर मेरे संघर्ष से वह सबक ले ले, मेरी गलतियों से वह सबक ले ले। हर व्यक्ति के पास अपने इतने संघर्ष, अपने इतने उदाहरण होते हैं जिनको अगर वो सुधार कर ले तो मुझे लगता है बाहर से किसी और शिक्षक की आवश्यकता नहीं है। हमारा जो हर दिन बीतता है वह एक शिक्षा देता है, और हमसे बड़ा शिक्षक हमारा कोई दूसरा हमारे जीवन के राह को जीने के लिए नहीं हो सकता है। नमस्कार।